स्वागत अभिनंदन सभी साथियों का सिनेमा घर में। और आज ये कार्यक्रम लेकर आई हूँ मैं आपकी दोस्त सीमा आर्य। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज सिनेमा घर में है 1967 की शानदार सुपरहिट फिल्म ज्वेल थीफ। इसके निर्माता देव आनंद, निर्देशक है विजय आनंद और स्क्रीन प्ले भी उन्होंने लिखा है। फिल्म के डायलॉग भी उन्हीं की कलम से निकले हैं। नवकेतन फिल्म्स के बैनर तले बनी 1967 की ये फिल्म ज्वेल थीफ आज भी एक शानदार सदाबहार फिल्म है। फिल्म का सदाबहार संगीत दिया एस.डी. बर्मन ने। फिल्म में गीत लिखे मशहूर सुल्तानपुरी ने और एक गीत शैलेंद्र की कलम से रुला के गया सपना मेरा। और इन सुमधुर गीतों को अपनी आवाज से संवारा लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, आशा भोसले और भूपेंद्र ने। फिल्म के सितारे अशोक कुमार अर्जुन सिंह की भूमिका में, देव आनंद, विनय और प्रिंस अमर के किरदार में, वैजंती माला ने निभाई है शालिनी की भूमिका, नासिर हुसैन कमिश्नर, तनुजा अंजलि नाथ सेठ विश्वंभर नाथ की बेटी और सप्रू है सेठ विश्वंदर नाथ। हेलेन फरियाल और अंजू महेंद्रू ने भी भूमिकाएं निभाई हैं फिल्म में। और सचिन ने निभाया है शालिनी के छोटे भाई का किरदार। ज्वेल थीफ 1967 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। इनफैक्ट 60 के दशक में व्यावसायिक रूप से सबसे ज्यादा 35 सफल फिल्मों में से इसका स्थान रहा छठा। और फिल्म आज भी उतनी ही रोमांचक, उतनी ही दीवानगी पैदा करने वाली है। तो चलिए आज सिनेमा घर में देखिए और सुनिए मेरे साथ ज्वेल थीफ। कहानी शुरू होती है एक रहस्यमय ज्वेल थीफ के बारे में समाचार पत्रों में छपी सुर्खियों के साथ, जिसने अपने कारनामों से मुंबई के कितने ही ज्वेलर्स और आभूषण विक्रेताओं को लूट लिया है और मुंबई की पुलिस उसका कोई सुराग तक नहीं जुटा पा सकी। इस ज्वेल थीफ के कारनामे हर रोज समाचार पत्रों की सुर्खियों में छाए रहते हैं। मुंबई के पुलिस कमिश्नर नासिर हुसैन स्वीकार करते हैं कि वो अब तक ज्वेल थीफ को पकड़ने में नाकाम रहे हैं और ज्वेल थीफ उनके कार्य क्षेत्र में ज्यादातर वारदातों को अंजाम दे चुका है। लेकिन वो ये चुनौती स्वीकार करते हुए कहते हैं कि अगर 26 जनवरी तक उसे पकड़ ना पाए तो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। दूसरी तरफ शहर के एक नामी ज्वेलर सेठ विश्वंभर नाथ के पास एक नौजवान विनय देव आनंद नौकरी मांगने आता है। वो बताता है कि वो हीरो जवाहरातों का पारखी है। सेठ विश्वंभर नाथ अपने गार्ड को बुलाकर उसे सीधे बाहर निकलने को कहते हैं। इसी बीच सेठ जी की बेटी अंजलि तनुजा उनके ऑफिस में आती है और ये कहकर जल्दी में निकल जाती है कि आज अपनी सहेलियों के साथ बाहर जा रही है और रात में घर नहीं आएगी। ये कहते हुए बेटी तुरंत बाहर निकल जाती है। विनय सेठ जी से कहता है वो उसे नौकरी में ना रखकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और इतना कहकर वो भी उनके ऑफिस से बाहर निकल जाता है और अंजलि के पीछे पीछे चला जाता है, जहां अंजलि गाड़ी में अपनी सहेलियों के साथ निकल रही है।
होता बेचारा कदम, न होते आवारा जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। हो ये दिल न होता बेचारा कदम, न होते आवारा जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। सुना जब से ज़माने हैं बहार के, हम भी आए हैं राही बन के प्यार के। सुना जब से ज़माने हैं बहार के, हम भी आए हैं राही बन के प्यार के। कोई न कोई बुलाएगा, खड़े हैं हम भी राहों में। ये दिल न होता बेचारा कदम, न होते आवारा जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। अरे माना उसको नहीं मैं पहचानता, बंदा उसका पता भी नहीं जानता। माना उसको नहीं मैं पहचानता, बंदा उसका पता भी नहीं जानता। मिलना लिखा है तो आएगा, खड़े हैं हम भी राहों में। ये दिल न होता बेचारा कदम, न होते आवारा जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। उसकी धुन में पड़ेगा दुख झेलना सीखा, हमने भी पत्थरों से खेलना। उसकी धुन में पड़ेगा दुख झेलना सीखा, हमने भी पत्थरों से खेलना। सूरत कभी तो दिखाएगा, बड़े हैं हम भी राहों में। ये दिल न होता बेचारा कदम, न होते आवारा जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। हो ये दिल न होता बेचारा कदम, न होते आवारा जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। सफेद स्वेटर, सिर पर हैट और कंधे में मछली पकड़ने का कांटा लटकाए हैंडसम डैशिंग देव आनंद अपने चिर परिचित रुमानी अंदाज में ये गीत गाते हुए गाड़ी के आगे आगे चले आ रहे हैं और अंजलि से गाड़ी में लिफ्ट मांगता है, लेकिन अंजलि के मना करने पर कार के आगे बोनेट में बैठ जाता है। अंजलि अचानक जोर से ब्रेक लगाती है तो विनय जमीन पर गिर जाता है। अंजलि और उसकी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगती हैं, लेकिन जब विनय जमीन से काफी देर तक उठता नहीं तो उसे देखने के लिए सभी सहेलियां वहां पर आती हैं और विनय को बेहोश जानकर गाड़ी में बिठा लेती हैं। तभी विनय आंखें खोल देता है। दरअसल विनय पुलिस कमिश्नर का बेटा है और उसे कीमती पत्थर इकट्ठा करने का शौक है और वो उनका पारखी भी है। तभी अंजलि को ख्याल आता है कि उसके एक कान का टॉप्स कहीं गिर गया है, तो वो बहुत परेशान हो जाती है और बताती है कि हीरे का वो टॉप्स था, बहुत कीमती 12,000 रुपए का। विनय कहता है उसकी कीमत तो 1200 भी नहीं, और अगर ऐसा ना हो तो शर्त लगा लें।
अंजलि हैरान होती है और ये बात जाकर घर पर पिता को बताती है। तो दूसरे दिन सेठ विश्वंभरनाथ अपने जवाहरात पारखियों को अंजलि के टॉप्स की कीमत लगाने को कहते हैं और आखिर उन्हें मानना पड़ता है कि टॉप्स की कीमत उतनी नहीं है जितनी उन्होंने अदा की। अब वो विनय को अपने यहाँ 10,000 महीने की नौकरी पर रख लेते हैं। इसी बीच शोरूम में आया एक व्यक्ति विनय के पास आता है और बड़े ही दोस्ताना अंदाज में बोलता है, कैसे हो अमर? विनय हैरान हो जाता है और कहता है, आपको गलतफहमी हुई है, मैं अमर नहीं विनय हूँ। यहाँ से कुछ संदेह शुरू होता है फिल्म में और अक्सर ऐसी गलतफहमी कई लोगों को विनय के बारे में होती है। अब धीरे धीरे अंजलि और विनय दोस्त बन जाते हैं। रात को जब विनय अंजलि को घर छोड़ने जाता है तो देखता है कि उसके घर की लाइट जली हुई है। वो अंजलि से कहता है कि तुम तो कह रही थी कि तुम घर में अकेली रहती हो, फिर घर की लाइट कैसे जली है? और फिर जब अंजलि गाड़ी से उतरती है तो वो उसे कल अपने घर में होने वाली पार्टी में इनवाइट करती है और ज़रूर आने को कहती है। अंजलि जब अपने कमरे में पहुंचती है तो देखती है एक लड़की उसकी किताबें निकाल कर देख रही है। वो उससे पूछती है कि आप कौन हैं, यहाँ क्या कर रही हैं? तभी सेठ विश्वंभरनाथ के साथ अर्जुन सिंह, अशोक कुमार आते हैं और विश्वंभरनाथ बताते हैं कि वो उसके बचपन के मित्र हैं और ये उनकी छोटी बहन शालिनी वैजयंती माला है। सालों बाद अपने दोस्त से मिलने आया हूँ, अर्जुन सिंह ये कहते हैं। दूसरे दिन अंजलि की जन्मदिन की पार्टी में शहर के सभी बड़े लोग पहुंचते हैं। विनय पार्टी में पहुंचने में थोड़ा लेट हो जाता है। अंजलि उससे नाराजगी जाहिर करती है। तभी शालिनी, जिसे प्यार से सब शालू पुकारते हैं, विनय को देखकर बहुत खुश होती है और उसके पास आकर उसका हाथ थाम लेती है और कहती है, अमर तुम यहाँ? अर्जुन सिंह भी अमर को देखकर खुशी जाहिर करते हैं। विनय दुविधा में पड़ जाता है और कहता है, मैं अमर नहीं, पुलिस कमिश्नर का बेटा विनय हूँ। अर्जुन सिंह नाराज होते हुए कहते हैं, और ये क्या झूठ है कि तुमने शालू के साथ सगाई की है? और शालू भी उसे अपनी सगाई की अंगूठी दिखाते हुए कहती है, तो क्या ये अंगूठी भी झूठ है? सगाई भी झूठ है, सोने की लगती है, विनय कहता है। इससे पहले भी 1-2 लोग मुझे अमर समझे हैं, मेरे जैसा शायद कोई व्यक्ति है। तब अर्जुन सिंह कहते हैं, तुम ही अमर हो, मैं ये दावे से कह सकता हूँ और इसे सिद्ध भी कर सकता हूँ। और विनय से अपने बूट्स उतार कर अपना पैर दिखाने को कहते हैं। जब विनय बूट उतारता है तो वो कहते हैं, बायां नहीं दायां, क्योंकि अमर के दाएं पैर में 6 उंगलियां हैं। विनय अपने पैर दिखाता है तो अंजलि को बड़ी राहत मिलती है, क्योंकि विनय के पैर में 6 अंगुलियां नहीं हैं। अब अर्जुन और शालू उससे क्षमा मांगते हैं और शालू रोते रोते वहां से निकल जाती है। रुला के गया सपना मेरा, रुला के गया सपना मेरा, बैठी हूँ कब हो सवेरा, रुला के गया सपना मेरा। वही है गमे दिल, वही है चंदा तारे, हाय वही
मेरा रुला के गया सपना मेरा बैठी हूँ कब हो सवेरा रुला के गया सपना मेरा कैसी ये जिंदगी के सांसों से हम डूबे के दिल डूबा हम डूबे कैसी ये जिंदगी के सांसों से हम डूबे के दिल डूबा हम डूबे एक दुखिया बेचारी इस जीवन से हारी उस पर ये उनका अंधेरा रुला के गया सपना मेरा बैठी हूँ कब हो सवेरा रुला के गया सपना मेरा अंजलि के जन्मदिन की पार्टी शहर से दूर एक बड़े से फार्म हाउस में हुई थी और उस फार्म हाउस के कॉटेज में ही रात को सभी मेहमान रुके हुए थे। देर रात विनय ये गाने की आवाज सुनकर नदी के किनारे पहुंचता है। देखता है नाव में शालू ये गीत गा रही है। पार्टी में हुई गलतफहमी और घटना से मायूस शालू को समझाने की विनय बहुत कोशिश करता है और उसे मायूसी से बाहर निकालने के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। तुम चले तो फूल जैसे आंचल के रंग से सज गई राहें, सज गई राहें। पास आओ मैं पिन्हा दूं चाहत का हार, ये खुली खुली बाहें, खुली खुली बाहें। जिसका हो आंचल खुद ही चमन, कहिए वो क्यों हार बाहों के डाले। अरे आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। बोलती है आज आंखें कुछ भी ना आज तुम, कहने दो हमको, कहने दो हमको। बेखुदी बढ़ती चली है अब तो खामोश ही रहने दो हमको, रहने दो हमको। एक बार मेरे लिए कह दो, खन के लाल होठों के
चले। साथ मेरे चल के देखो आई है धूम से अब की बहारें, अब की बहारें। हर गली हर मोड़ पे वो दोनों के नाम से हमको पुकारे, तुमको पुकारे। कह दो बहारों से आई है, उन तक उठकर हम नहीं जाने वाले। अरे आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले। कदम के निशान बना के चले। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले। कदम के निशान बना के चले। विनय हरे भरे जंगलों में शालू के साथ हाथ में हाथ डाले घूम रहा होता है कि उसे अचानक याद आता है कि सेठ विश्वंभर नाथ ने उसे रात 9 बजे खास हीरो की परख करने के लिए बुलाया है और वो वहां पहुंचने में लेट हो जाता है। जब तक पहुंचता है सेठ जी जा चुके होते हैं और तब विनय सेठ जी के घर उनसे मिलने पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात अंजलि से हो जाती है। अंजलि भी विनय की तरफ आकर्षित है और उससे इसका इजहार भी करती है। रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास, कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास, कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। रात अकेली है। तुम आज मेरे लिए रुक जाओ, रुत भी है फुर्सत भी है, तुम्हें न हो न सही, मुझे तुमसे मुहब्बत है। तुम आज मेरे लिए रुक जाओ, रुत भी है फुर्सत भी है, तुम्हें न हो न सही, मुझे तुमसे मुहब्बत है, मुहब्बत की इजाजत है, तो चुप क्यों रही है, जो भी चाहे कहिए। रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास, कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए।
सीनों में है, जवाब देना था तो डूबे हो पसीनों में, ठनी है दो हसीनों में, तो चुप क्यों रही है, जो भी चाहे कहिए। रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। सेठ विश्वम्भरनाथ जब घर पहुंचते हैं, वहां विनय को अंजलि के साथ देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं और उससे पूछते हैं, तुम यहाँ? तुमको तो मैं अपने शोरूम के गुप्त स्टोर रूम में काम करने के लिए छोड़कर आया हूँ। विनय ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, जब मैं शोरूम पहुंचा था, हालांकि वहां पहुंचने पर मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, तब तक आप वहां से निकल चुके थे, तो मैं आपसे मिलने आपके घर चला आया। अंजलि भी इस बात से सहमति जताती है और बताती है कि विनय तो उसके साथ घर पर है। अब सेठ जी बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिर वो विनय जैसे किस व्यक्ति के भरोसे अपने सारे हीरे जवाहरात छोड़ आए हैं। तीनों तुरंत अपने शोरूम पहुंचते हैं, लेकिन तब तक सारे कीमती जवाहरात और आभूषण चोरी हो चुके होते हैं। बात पुलिस तक पहुंचती है। विश्वम्भरनाथ तो यही समझ रहे हैं कि उन्होंने विनय को वहां छोड़ा था और पुलिस का मानना है कि विनय जैसे शख्स अमर ने इस काम को अंजाम दिया है। पूछताछ करते हुए पुलिस की पकड़ में एक चोर आता है, जिससे पता चलता है कि अमर की दोस्त जो उसके साथ काम करती है हेलन है, जिससे मिलने अमर अक्सर नाइट क्लब जाता है। अब विनय अमर बनकर नाइट क्लब पहुंच जाता है, जहां हेलन डांस कर रही है।
स्टेज में हेलन के साथ जूली भी डांस कर रही है और इस भूमिका में है फरियाल और जूली अमर की पत्नी है। विनय को यहाँ पता चलता है कि जूली जो कि अमर की पत्नी है और वो उसे देखकर हैरान होते हुए कहती है कि तुम तो आज पूना जाने वाले थे। और इस तरह से विनय को पता चल जाता है कि अमर पूना जाने वाला है और अमर बनकर वो उसके साथ उसके कमरे में जाता है। रात को एक फ़ोन आता है जिससे पता चलता है कि अमर तो हवाई जहाज़ से कलकत्ता का रुख कर रहा है। जूली हैरान होती है, लेकिन इसी बीच विनय किसी तरह वहाँ से भाग निकलता है और हेलन के साथ हवाई जहाज़ से कलकत्ता जाने के लिए तैयार हो जाता है और उसके साथ कुछ और भी गैंग के सदस्य होते हैं। उन सब के साथ मिलकर वो कलकत्ता पहुंचता है और एक बड़ी लूट को अंजाम देता है। लेकिन जूली को विनय की सच्चाई पता चल जाती है कि विनय उसके पति अमर का रूप धरकर ये सब काम कर रहा है, जबकि अमर सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक पहुंच गया है। अब विनय भी गैंगटॉक पहुंच जाता है और यहाँ उसकी मुलाकात अचानक शालिनी से हो जाती है। शालिनी जो कि उदास है, मायूस है। इन सारी कड़ियों को जोड़ते हुए सोचता हुआ विनय चला जा रहा है कि सामने शालिनी को देखकर हैरान हो जाता है। एक बार फिर से शालिनी उसको देखकर खुश हो जाती है और उसके दिल में उसके प्रति प्यार जाग उठता है। बरसों बीते दिल पे काबू पाते, हम तो हारे तुम ही कुछ समझाते मैं तुमको लाखों अरमान, हो जाते हैं लब तक आते आते। हो पूछो ना कितनी बातें पड़ी हैं दिल में हमारे, दिल पुकारे यारे यारे यारे। फिर जा मेरे साथी, दिल पुकारे यारे यारे यारे।
जो इन होठों की लाली, जो भी है अपना लाई हूँ सब कुछ पास तुम्हारे, दिल तुम्हारे, यारे यारे यारे। अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे, आरे आरे आरे। महका महका आंचल हल्के हल्के, रह जाती हो क्यों पलकों से मलके। जैसे सूरज बनकर आए हो तुम, चल दोगे फिर दिन के ढलते ढलते। हो आज कहो तो मोड़ दूं बढ़ के, वक्त के धारे दिल पुकारे, आरे आरे आरे। अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे, आरे आरे आरे। अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे, आरे आरे आरे। ज्वेल थीफ का गैंग गैंगटॉक में है और विनय भी गैंगटॉक पहुंच गया है और यहाँ अपने साथियों को याद दिलाने की उन्हें तो मालूम ही है कि उस दौर में गैंगटॉक में राजतंत्र था, नाम ग्याल का शासन हुआ करता था जो कि देश का हिस्सा नहीं था। 1975 में इसे भारत में शामिल किया गया था और दरअसल जो शालिनी है वो इस राजघराने की सम्मानित नर्तकी है। विनय यहाँ अमर के दूसरे साथी नीता अंजू महेंद्र से मिलता है और उसे अपने विश्वास में लेकर गैंग की सारी सूचनाएं निकलवा लेता है। साथ ही वादा करता है कि उसे इस गैंग से बाहर निकलने में मदद करेगा, पर नीता भी इतनी आसानी से उस पर कैसे भरोसा करती और उसे खुद ही प्रलोभन देकर गैंग के सेफ हाउस में कैद कर देती है। यहाँ विनय को पता चलता है कि इस गैंग का असली लीडर अर्जुन सिंह अशोक कुमार है और वही ज्वेल थीफ है। साथ ही ये रहस्य भी उजागर होता है कि अमर नाम का दरअसल कोई व्यक्ति वास्तव में है ही नहीं, वो एक काल्पनिक चरित्र को इजाद किया गया है ताकि पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भटकाया जा सके और शालिनी भी इस गैंग का हिस्सा है। अर्जुन सिंह को पता है कि शालिनी विनय से प्रेम करती है, हालांकि उसे ये नाटक करने के लिए अर्जुन सिंह ने ही कहा था। शालिनी मजबूर थी क्योंकि उसका छोटा भाई सचिन अर्जुन सिंह के कब्जे में है। अब शालिनी अर्जुन सिंह से उसे मुक्त करने की प्रार्थना करती है, लेकिन अर्जुन सिंह उसे भी सेफ हाउस में कैद कर लेता है, जहां एक दिन उसकी मुलाकात विनय से हो जाती है। यहाँ वो विनय को सारी परिस्थितियों और अपनी मजबूरी का सच बताती है। अब विनय उसके भाई को आज़ाद कराने में उसकी मदद करता है और तीनों भाग रहे होते हैं कि पकड़े जाते हैं और पकड़े जाने पर विनय को इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं ताकि उसकी याददाश्त चली जाए और उसे बार बार ये जतलाया जाता है कि वो वास्तव में अमर है, वही अमर है और मशहूर ज्वेल थीफ उसका वास्तविक परिचय है। विनय अपने को अमर स्वीकार कर लेता है। अब उसे सिक्किम के शाही मुकुट यानी कि ताज को लूटने का टास्क दिया जाता है और अर्जुन सिंह यहाँ एक नया षड्यंत्र रचता है और वो ये कि शाही मुकुट की नकली लूट को अंजाम देते हुए उसका आरोप अमर पर मढ़ दिया जाए और पुलिस को बाध्य कर दिया जाए कि वो अमर को शूट कर दे। अब क्योंकि शालिनी शाही नर्तकी थी और उसे शाही सम्मान से नवाजा गया था, उसी उत्सव में अर्जुन सिंह ने उसके छोटे भाई को अपहृत कर उसे
अपने कैद में कर लिया था और अंजलि को भाई की रिहाई के एवज में अपने लिए काम करने को मजबूर किया था। तब से शालिनी को उसका हर हुक्म मानना मजबूरी है। अब एक बार फिर शालिनी को मजबूर होकर शाही जश्न में गैंग को नर्तक मंडली की वेशभूषा में प्रवेश कराना पड़ता है। होठों में ऐसी बात, होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। हाँ रे हाँ, बात जिसमें प्यार तो है, जहर भी है हाय। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई।
योजना के मुताबिक अमर मारा जाता है, परंतु पुलिस भी इस योजना से पहले से ही परिचित थी और इस योजना में शामिल थी। दरअसल विनय ने पुलिस को विश्वास में लेकर सारी ये योजना बनाई थी और उसे मारने का नाटक रचा था। यहाँ इस रहस्य से भी पर्दा उठता है कि अंजलि के पिता सेठ विश्वंभर नाथ भी इस गैंग में शामिल थे, लेकिन पिता के सच से अनजान अंजलि सच का साथ दे रही होती है और पुलिस का सहयोग करती है। विनय अर्जुन सिंह को पकड़ना चाहता है और उसका पीछा करता है, लेकिन वो भागकर एक प्लेन के द्वारा दूर देश निकलने की तैयारी में है। विनय को अपना पीछा करते देखकर अर्जुन सिंह उसे जान से मारने की धमकी देता है, लेकिन अंजलि एयर होस्टेस के रूप में पहले से ही प्लेन में हाजिर होती है और अर्जुन सिंह की गन से बुलेट निकाल लेती है। पुलिस कमिश्नर अपनी टीम के साथ उसे चारों ओर से घेर लेते हैं और घोषणा करते हैं कि उन्हें पुलिस ने घेर लिया है, भागना संभव नहीं होगा। और इस तरह 26 जनवरी से पहले ही ज्वेल थीफ पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। अंजलि विनय को प्लेन के कैबिन में लेकर आती है, जहां शालिनी अपने छोटे भाई सचिन के साथ इंतजार कर रही होती है और इस तरह से सुखद अंत के साथ फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। माँ के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। तो ये थी सिनेमा घर में आज की फिल्म 1967 में बनी ज्वेल थीफ। और ज्वेल थीफ अपने समय से आगे की सोच थी, तभी तो आज भी इस फिल्म का जादू बरकरार है। तो आइए इस फिल्म से जुड़ी कुछ बातें भी आपके साथ साझा करती हूँ। और सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की हीरोइन की। दरअसल गाइड सुपरहिट हुई थी और ज्वेल थीफ की हीरोइन के तौर पर देव आनंद साहब वहीदा रहमान को ही दोबारा कास्ट करना चाहते थे, पर निर्माता और नायक देव आनंद को राज कपूर ने ये सलाह दी कि वो ज्वेल थीफ के लिए वैजंती माला को ले और इस तरह बतौर नायिका वैजंती माला फिल्म में साइन हुई और शालिनी का किरदार उन्होंने निभाया। और बात ये भी एक मोड़ पर थी कि उन्हें फिल्म में मुख्य विलेन के लिए एक ऐसे विलेन की तलाश थी जो कि बहुत जाना माना नाम हो। और उस दिनों जाने माने स्टार राजकुमार ने गाइड के दौरान विजय आनंद से ये कहा था कि वो उनके साथ काम करना चाहते हैं, तो विजय आनंद ने उन्हें अपनी फिल्म में खलनायक की भूमिका ऑफर की, लेकिन राजकुमार साहब ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया और कहा कि अगर देव आनंद नायक हैं तो मैं खलनायक नहीं बन सकता। और अंततः विजय आनंद की इस मुश्किल से बाहर निकालने में सहायता करी दादा मुनि यानी कि अशोक कुमार ने और फिल्म बनकर तैयार हुई और 27 अक्टूबर 1967 को पूरे देश में शानदार तरीके से रिलीज हुई। एक बार और अब बताना चाहूंगी इस फिल्म के बारे में, जो कि एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी ज्वेल थीफ। यूं फिल्म को शुरू करने से लेकर विजय आनंद बड़े तनाव में रहे, पर रिलीज होने के बाद फिल्म ने जब रिकॉर्ड तोड़ सफलता पाई और कामयाबी के झंडे गाड़े तो वो हैरान रह गए। बेशक इस फिल्म को कोई खास अवार्ड्स तो नहीं मिले, पर नवकेतन फिल्म्स के लिए ज्वेल थीफ मील का पत्थर साबित हुई। और जो फिल्म का सदाबहार सुपर डांस नंबर है ना, होठों पे ऐसी बात दबा के चली आई, तो इसके बारे में आपको बता दूं कि देव आनंद साहब मान रहे थे कि फिल्म के क्लाइमेक्स में ये डांस नंबर नहीं होना चाहिए, ये नहीं चलेगा, पर विजय आनंद उनसे यहाँ सहमत नहीं थे और वैजंती माला को कोरियोग्राफर सोहन लाल ने इस डांस की ट्रेनिंग दी थी। कितना सदाबहार शानदार डांस है और हर एक नायिका जो कि डांसर है उसका ये ख्वाब था कि वो इस डांस को खुद प्ले करें, खुद अभिनय करें इस नृत्य को लेकर। और इसके लिए वैजंती माला ने बहुत
मेहनत करी, लोक नृत्य का अभ्यास उन्हें करवाया गया और इस नृत्य ने क्या कमाल किया, आज भी उसकी ताजगी वैसी ही है। और इस फिल्म के बाद वैजयंती माला ने कहते हैं कि शादी कर ली थी और इस तरीके से ये उनके करियर की एक शानदार आखिरी बड़ी हिट फिल्म थी। दोस्तों, ये थी आज की सिनेमा घर की फिल्म ज्वेल थीफ और इस फिल्म ने जो अपार व्यावसायिक सफलता पाई थी, इसी को देखते हुए इसका एक सीक्वल भी बना था और हो सकता है हमारे कई साथियों ने उसे देखा भी हो। 1996 में एक फिल्म आई थी रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ इस नाम से, जिसमें देव आनंद और अशोक कुमार के साथ साथ धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, प्रेम चोपड़ा और शिल्पा शिरोडकर ने भी भूमिकाएं निभाई थी। लेकिन ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही है, इसलिए ज्वेल थीफ का रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ से मुकाबला बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो चलिए अब अपने इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं और आप दीजिए अपनी दोस्त सीमा आर्य को कार्यक्रम से विदा। अगले हफ्ते फिर लेकर आऊंगी ऐसी ही कोई सदाबहार सुमधुर शानदार फिल्म। तब तक के लिए स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त सीमा आर्य का नमस्कार।